बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सलाम। बेटे कैसे हो आप सब लोग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्लास? थर्ड ईयर। जी जी मैम, आ रही है। ओके यस आ मैम रही आ है। रही है। ओके बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? जी मैम ठीक है, यस आप मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके। अच्छा, ये आप लोगों का इस दफा का जो फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स है उसका कंटेंट है। और आप देखें कि कीमोथेरेपी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अभी तक। इसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं और एंटीबैक्टीरियल्स के चैप्टर पर हम लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। एंटीबैक्टीरियल काफ़ी डिटेल्ड हैं, जिसमें आपके पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, और आगे आप देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, फिर एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजुअल, और पूरी कैंसर कीमोथेरेपी। तो ये काफ़ी डिटेल्ड है। और इम्यूनोफार्माकोलॉजी है और टॉक्सिकोलॉजी है। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि आप लोग टॉक्सिकोलॉजी का कंटेंट देख लें और इसमें से आप लोग असाइनमेंट बना लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया इसका कंटेंट? यस मैम। अच्छा, तो आप लोग ये देखो, नंबर ए टॉपिक है पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, वाटर, एयर, फूड। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप असाइनमेंट में ले लें। और सेकंड है पॉइजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ये आप लोग टॉपिक ले लें। और यानी आप लोग आपस में डिवाइड कर लीजिए ये। और थर्ड आपका फिर पॉइजनिंग हमने अलग अलग पढ़नी है, यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइजन्स हैं और उनके क्या एंटीडोट्स होते हैं, उनकी पॉइजनिंग की क्या क्या मैकेनिज्म है। और डी में हमारे पास चीलेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे डाइमरकैप्रोल या कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटेट होता है ना, ईडीटीए, ये डिफरॉक्सामीन वगैरह हैं। तो आप इन चारों टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए और उस पर अपना असाइनमेंट बना लीजिए। ठीक है, ठीक है मैम। इसमें से हम लोग क्विज रखेंगे। टेंटेटिव डेट जो है वो क्विज की तकरीबन मिड ऑफ दिसंबर होगा। ठीक है, और ठीक फिर है मैम। उसके बाद बाकी ये वाले जो टॉपिक हैं ये तो ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हमारे चल ही रहे हैं। तो आप लोग ये असाइनमेंट बना लें तकरीबन 8 दिसंबर तक, और 15 दिसंबर तक फिर आपका क्विज होगा इन्हीं टॉपिक्स में से। मीनवाइल अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो वो फिर हम अपने इंटरेक्टिव सेशन ही में उसको डिस्कस कर लेंगे। मैम एक बात पूछनी थी आपसे, क्योंकि हाँ। यहाँ पर हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं और हमने असाइनमेंट किसी एक पे बनाना है। तो हम्म। क्विज तो हमारा चारों ही टॉपिक से होगा। तो हाँ, मैम वो फिर हम किस तरह करेंगे बाकी के 3 टॉपिक्स? बाकी के जो बच्चों के असाइनमेंट होंगे ना, उनमें जो सबसे बेस्ट असाइनमेंट होगा इन चारों टॉपिक्स में से, वो फिर मैं जी। आप लोगों के साथ एलएमएस पे शेयर कर दूंगी। आप उसमें से वो बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा। यानी सही है आप मैम, ठीक है। आप लोग ये 4 टॉपिक्स जो है इस तरह डिवाइड करें कि शुरू के रोल नंबर 25 तक ए टॉपिक ले लें, फिर 50 तक बी टॉपिक, 75 तक सी टॉपिक, और बाकी फिर 100 तक डी टॉपिक। और फिर इसको हम डिवाइड कर लें। इसमें से फिर मैं देखूंगी उन 25 में से किसका बेस्ट असाइनमेंट है, वो फिर पूरी क्लास के साथ चारों टॉपिक्स का शेयर हो जाएगा। मैम ये ठीक है, ये सही है कि आपने रोल नंबर वाइज बता दिया ना, वो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, सही है बच्चों। अब आप लोग आ जाइए इस पर कि अभी जो हमारे लेक्चर हैं इसमें से मुझे बताइए कि अभी तक आप लोगों को कौन सी चीज है जो समझ नहीं आई, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये डेमो पढ़ना। तो आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी, तो क्लास बताइए, आप लोगों को सब समझ आ रहा है अभी तक जितने लेक्चर्स मैंने डाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स? जी मैं सब समझ आ रहा है। कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि आप लोग क्लास में पूछिएगा बेटा।
मैम एक क्वेश्चन है, ESBL आपने एक भेजा था कल के लेक्चर में, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था थोड़ा सा, आप मुझे प्लीज उसको समझा दें। अच्छा ठीक है, और कोई? मैम मैंने भी पूछना है। हाँ बेटे बोलो। हेलो। जी 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 मैम, मुझे पूछना है, आपने जो प्रोटीन अल्टरेशंस में बताया था बैक्टीरियल सेल में, तो क्या एक्यूमुलेशन चैनल प्रोटीन्स की होती है जो एंट्री ड्रग बिस्मा तुम ने अपना क्वेश्चन, और जैसे बैक्टीरिया? बिस्मा तुम प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करना, तुम्हारी आवाज रुक गई है। मैं पूछ रही हूँ, आपने प्रोटीन अल्टरेशंस में एक्सप्लेन किया था बैक्टीरियल सेल में पोरेंस के थ्रू ड्रग की एंट्री होती है, अगर कैल्शियम चैनल प्रोटीन्स ब्लॉक कर दे साइट को तो ड्रग एंटर नहीं हो सकता। तो मतलब साइट ब्लॉक जो होती है वो किस वजह से हो जाती है, जो एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है? अच्छा ये मैं बताती हूँ। ये देखो बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं? कुछ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि शायद स्क्रीन का, मैम नहीं, मैम ब्लैक हो गया। ओहो कोई ना, ये मुझे भी कुछ ऐसा ही ऑप्शन दे रहा है। अब चेक करो आ रही है या नहीं। नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रही। नो मैम, ओहो, नहीं आ रही मैम। अच्छा मैं इसको स्टॉप करके दोबारा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आप देखो यस बच्चे, मैम, अब आ रही है। अब आ रही है, बस ठीक अब आ रही है। है। ओके ओके अच्छा। ओके तो देखो, जो बिस्मा तुमने क्वेश्चन पूछा है ये एक्यूमुलेशन वाला, इसमें होता ये है कि आपकी जो, यहाँ पर ही मैं थोड़ी सी जगह बनाती हूँ और यहीं पर ही टाइप करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये हो गया। अब देखो फॉर एग्जांपल्स आपकी चैनल्स होती हैं, ठीक है, ये मैंने चैनल्स लिख दिया। बहुत सारी चैनल्स होती हैं, और फॉर एग्जांपल वो चैनल्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि ये अगर चैनल्स आपकी जा रही हैं तो ये सेल वॉल के अंदर होती हैं, ठीक है, और ये हमारा बैक्टीरियल सेल है। और चैनल जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं, यानी आधी सेल के बाहर होती हैं और आधी सेल के अंदर होती हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। अब यूजुअली यहाँ से एंट्री होती है इन चैनल्स के जरिए से मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये चैनल्स प्रोटीन्स की हो सकती हैं और मोस्टली ये प्रोटीन की ही होती हैं, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि हमारे पास कुछ वाटर चैनल्स भी होती हैं जिनको हम पोरेंस का नाम देते हैं, और इन चैनल्स में से मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट हैं या मुख्तलिफ जो अहम कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, वो यहाँ से मूव करते हैं। अब एक खास कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर जो मैंने आपको डिस्कस की थी, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर एक खास कंसंट्रेशन आपकी ड्रग की यहाँ एक्यूमुलेट होना जरूरी है इस बैक्टीरियल सेल को किल करने के लिए, ठीक है। और अब अगर क्या होता है कि इन चैनल्स में जो ये प्रोटीन की बनी हुई है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाए किसी भी किस्म की, तो फिर ये यहाँ से प्रॉपर एंट्री नहीं होगी उन इंग्रेडिएंट्स की जो कि, या उन कंपोनेंट्स की, उन वाइटल कंपोनेंट्स की जो कि इस सेल को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। दे आर एसेंशियल फॉर दिस सेल इंटेग्रिटी और फॉर द सेल्स टू सर्वाइव। तो क्या होगा कि फिर वो जो एक पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन है वो यहाँ नहीं हो सकती। या सम टाइम मैंने आपको बताया था कि एक टर्म यूज की थी धक्का देने की, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, जिसे हम ई फ्लक्स कहते हैं। ई फ्लक्स के जरिए भी आपके जो ड्रग्स होती हैं वो उसको, बैक्टीरियल सेल उस ई फ्लक्स के जरिए उन ड्रग के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। बिस्वा ये क्लियर हुआ बेटे? हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा,
तो बेटे ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को? जी मैम हो गया। ये देखो, रेजिस्टेंस की जो बेसिक मैकेनिज्म्स होती हैं ना, वो यही होती हैं। मतलब आप आगे भी जितना पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि रेजिस्टेंस की आमतौर पर सारी की सारी यही मैकेनिज्म्स होती हैं। ठीक है, वही 2-3 मैकेनिज्म्स हैं, वही हर जगह वही आती हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? हाँ, मरियम ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे। मरियम तुम क्या MRSA के बारे में पूछ रही थी, मेथिओनिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के बारे में? मैम जी जी। नहीं मैम, मैं ESBL के बारे में पूछ रही थी, एक्सटेंडेड वाले के बारे में। अच्छा अच्छा, तुम मुझे वो बस क्लियर नहीं हुआ था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हाँ ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ से टेक्स्ट को, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ESBL। ठीक है, बल्कि इसको कैप्स में लिखती हूँ। ये देखो ESBL लिख दिया है, ESBL। और इसका मतलब होता है बेसिकली एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। देखो, ई से एक्सटेंडेड और एस से स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज। देखो, ये जो ESBL है ना बेटे, ये बेसिकली आपके बैक्टीरिया हैं। एक बात तो ये कि ये जो टर्म्स आ रही है ना बार बार, ये देखो, जैसे मेथिओनिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, MRSA है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स है ये बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज हो रही है। एक बात तो आप ये जहन में रखें। ठीक है, बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरियाज हैं जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं और अपने अंदर इतनी पावरफुल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि जिसकी वजह से ड्रग्स का, यानी जो नॉर्मल आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, उनका इफेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये जिस तरह से मेथिओनिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैं, इसी तरह से आप देखें कि ये क्या है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। और बीटा लैक्टमेज मैंने आपको बताया था, ये देखें, बीटा लैक्टमेजेस जितने भी हैं ये क्या है, ये बेसिकली, ये लिख लूं जरा, ये देखें, बीटा लैक्टेम एक रिंग है। बीटा लैक्टेम रिंग जी किसकी मैं है? उसको ड्रग की रंग है, ड्रग की रिंग है। ठीक है, ड्रग्स के अंदर मौजूद है, एंटीबायोटिक्स के अंदर मौजूद है। और ये बीटा लैक्टमेजेस जो है, ये कौन रिलीज करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। यस, ये चीज सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जो है ना, सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये ड्रग के अंदर है, किसके अंदर है। तो सबसे पहले ये ड्रग नहीं है, ये इनको जो नाम दिए गए एंटीबायोटिक, क्योंकि रेजिस्टेंट है या इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम एक्सटेंड कर लिया है, तो ये बेसिकली हमने बैक्टीरियाज को नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की आमतौर पर स्टेफ ही है, ये सारे के स्टेफ सारी स्पीशीज हैं और ये बहुत अच्छा ज्यादा। मैम, क्योंकि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कि इफेक्टिव ही नहीं होती इन बैक्टीरियाज में जो ESBL रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप करें, तो ये इस केस में मैम फिर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तुमने बिल्कुल क्लियर कर लिया अपना कॉन्सेप्ट। ये MRSA हो या ESBL हो, इनके अंदर नॉर्मल एंटीबायोटिक इनको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती हैं। और इसीलिए इनको, मैंने जो लेक्चर में भी बताया था कि हम इनको अक्सर सुपर बग का नाम भी दे रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इन्फेक्शन हैं, ये वो सुपर बग हैं, सुपर चीज हो गई है जो नॉर्मली एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होते। इनको ट्रीट जी। करने के लिए आमतौर पर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे जाते हैं, जैसे मैंने वेनको, ये जो लास्ट में आपको ड्रग्स बताई ना, फॉस्फोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन या वेनको हैं। और यूजुअली ये ड्रग्स जो हैं, इनको आप नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वहीं आते हैं जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम या अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और आप देखें कि ये बैक्टीरिया तो ऐसे हो गए हैं कि ऐसे ऐसे अपने अंदर चेंजेस और ऐसी ऐसी म्यूटेशंस और मॉडिफिकेशंस लेकर आ गए हैं कि एंटीबायोटिक को 1 मिनट में रेजिस्ट करते हैं भाई ये। तो एक चीज ये होती है कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिनको हमने ये देखा हुआ है या जिनकी एफिकेसी प्रूव्ड है अगेंस्ट दीज MRSA या ESBL। एक बात। दूसरी बात ये है कि हम इनका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं।
अगर आप कहते हैं कि 7 days, देन यू मस्ट हैव टू एडमिनिस्टर फॉर 7 days, अदरवाइज वो ट्रीट नहीं होंगे। सही है, तो आपको जी मैम, वो एंटीबायोटिक का तो 3 to 5 या 5 to 7 डेज का होता है। अच्छा मैम, मुझे एक चीज ये पूछनी है आपसे कि अभी हमने बात की कि ESBL जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के जरिए हम उन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। मैम, कैन यू प्लीज टेल मी कि ESBL जो रेजिस्टेंस है, पर्टिकुलर इसकी बात कर रही हूँ, इसकी रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है, बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है, इसको हम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इसकी ESBL को जो है खत्म करेगा? देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर भी आपने वो एंटीबायोटिक लेनी है जो कि बीटा लैक्टामेजेस को रेजिस्टेंट होगी। और आमतौर पर जैसे आपकी पेनिसिलिन वगैरह है या सेफेलोस्पोरिन वगैरह है जो बीटा लैक्टामेज को रेजिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो आपकी जी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनमें खास एस्पेक्ट हम यही देखते हैं, क्योंकि तुमने पर्टिकुलरली ये, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। हाँ एक मिनट, क्योंकि तुमने पर्टिकुलरली ESBL की बात की है तो अब मैं स्पेसिफिक हो रही हूँ अपने आंसर को ESBL के लिए, कि देखो क्योंकि ये तो है बीटा लैक्टामेजेस इनहिबिटर ना, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, तो आपने पर्टिकुलरली वो अपनी एंटीबायोटिक उठानी है जो कि बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट हो। बीटा लैक्टामेज कहाँ से रिलीज हो रहा है? बैक्टीरिया से, ये बात याद रखना। तो जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है जो उनकी रिंग को डिस्ट्रॉय करता है, उनके एक्शन को ड्रॉप कर देता है, तो आपने वो एंटीबायोटिक उठानी है जो बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंट होगी। ठीक है मैम। उसमें आप कोई भी ड्रग ले सकते हैं, आप टेट्रासाइक्लिन भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आपका वो ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एनारोब है, कोई और है, और उसके अगेंस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक कौन सी है। वो सेल वॉल इनहिबिटर भी हो सकती है, प्रोटीन इनहिबिटर जैसे टेट्रासाइक्लिन आप कह रहे हो वो भी हो सकती है, और वो आपकी कोई क्विनोलोन वगैरह में से भी हो सकती है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो कौन सी आपकी बैक्टीरियाज हैं, और फिर उसमें भी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कल्चर लें। कल्चर लेके एंटीबायोटिक्स में हम उनकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं, और जो एंटीबायोटिक उस कल्चर में सबसे ज़्यादा किल कर रही होती है आपके ऑर्गेनिज्म को, हम उस एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए फिर। ओके मैम, ठीक है, समझ आ गया। ओके बेटा। अच्छा, बाकी क्लास? मैम। जी जी। जी मैम, आपने अभी कहा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली जो ड्रग्स होती है उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पहले से पेनिसिलिन तो इस क्लास में नहीं आती, तो वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों डेवलप करती है जिसकी वजह से उसका लिमिटेड यूज़ हो गया है? कि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस जब भी क्रिएट होता है ना, जब हम वो ड्रग लेते रहें। देखो, पेनिसिलिन की जो रेजिस्टेंस आई है ना बिस्मा, वो सबसे ज्यादा जो है ना वो बीटा लैक्टामेजेस की वजह से ही आई है। देखो, पेनिसिलिन का अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिकॉल करो तो वो बेसिकली आपको पता है कि उसके अंदर एक बीटा लैक्टेम रिंग है, और वो बीटा लैक्टेम रिंग के थ्रू काम कर रहा है। उसमें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, और वो पीबीपीज जो हैं उनके साथ बाइंडिंग होकर और फिर वो अपना एक्शन देते हैं। अब ज्यादातर जो पेनिसिलिन में रेजिस्टेंस का मसला आया है वो एक आया है बीटा लैक्टामेजेस की वजह से। बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है अब तो बीटा लैक्टामेज को प्रोड्यूस करना, और वो उसके रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक चीज। दूसरी बात यह कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना बैक्टीरिया के अंदर, जिनके साथ पेनिसिलिन ने बाइंड करना होता है, वो प्रोटीन्स जिनके साथ पेनिसिलिन ने बाइंड करना होता है, एक्चुअली उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो गई है, अल्ट्रेशन हो गई हैं। तो वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अपनी उस स्ट्रक्चर में रहती ही नहीं है कि जिसमें प्रॉपरली पेनिसिलिन बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो ये इनकी जो दो रीजन है ना, ये बेसिक रीजन है इनके रेजिस्टेंस डेवलप होने। बेटा क्लियर हो गया ये? क्लास, कैन यू हियर मी? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके बेटे, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया जो आप रेजिस्टेंस वाली बात पूछ रहे थे? बिस्मा ने पूछा था नहीं क्वेश्चन? बिस्मा बेटे, आपको समझ आ गई है ये? यस मैम, उन्होंने जी मैम, वो मेरे पूछा था। नेटवर्क। जी जी।
ओके ओके, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? आज खुशबख्त नहीं है क्या क्लास में? मैम मैं इधर ही हूँ मैम, मुझे भी पूछना था, मैं वही वेट कर रही हम थी। आई वॉज शॉक्ड कि अभी तक खुशबख्त का कोई क्वेश्चन नहीं आया। नहीं मैम, एक्चुअली इस बार बुक से काफी ज्यादा हेल्प आउट और इजी, मतलब समझ आ रहा है हर चीज आसानी से। अच्छा अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, मैं पूरी क्लास से पूछ रही हूँ, आप लोगों को ये वाला मेथड आसान लग रहा है या पिछला वाला? मैम ये वाला बुक से ये वाला बहुत ज्यादा इजी है। सही है मैम। ये मैम वाला ये वाला ज्यादा सही सही है है, ना? लिखना नहीं पड़ रहा ज्यादा, उसमें बहुत टाइम लगता था। हाँ, और दूसरा ये होगा कि आप लोगों को ये जो आई साइड का मसला मुझे बच्चे बहुत बता रहे थे ना, तो तुम लोग हार्ड से अब आसानी से पढ़ लोगे। भाई बुक तो सभी के पास है ना। मैम आपसे एक चीज पूछनी थी, आपने सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी बताई थी। मैम वो एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट आपने बताई थी, वो रिगार्डिंग हमारे पास एंटीबायोटिक्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है? ओके, गुड क्वेश्चन। हाँ खुश, बस देखो ये पहले ना मैं यहाँ जरा लिख लूँ ताकि आप लोगों को भी देखना आसान हो। यहाँ पे लिखती हूँ। देखो दो टर्म्स होती हैं, एक है रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस यस मैम। मैम, आ रही। ओके गुड। चलो भाई, अब ये क्लियर हो गया। ये देखो, ये मैंने लिख दिया यहाँ रिलेटिव और एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी बेसिकली एंटीबायोटिक्स की है, ठीक है? ये टॉक्सिसिटी एंटीबायोटिक्स की है। देखो हमने आपके मतलब आप एंटीबैक्टीरियल्स की बात करें, एंटीवायरल की बात करें, एंटी प्रोटोजोल की बात करें, या आगे आप एंटी कैंसर एजेंट की बात करें, हमेशा हम ऐसी एंटीबायोटिक्स या ऐसी ड्रग्स डिजाइन करते हैं जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी शो करें। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी समझते हो? यानी हम कहते हैं कि वो सिलेक्टिव हो, और सिलेक्टिव का मतलब ये है कि वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कैंसर सेल को तो किल करें, लेकिन वो आपके जो ह्यूमन सेल्स हैं उनको किल ना करें, उनको इंजर ना करें। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट एम यही होता है, और हम इसी बेसिस पर अपनी एंटीबायोटिक्स को डेवलप करें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं या वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वी विश कि हम उन बैक्टीरिया को तो किल कर सकें, लेकिन हम ह्यूमन सेल्स को टॉक्सिसिटी ना पहुंचा सकें। ये बात क्लियर होगी? यस मैम। ओके, अब देखो, अब ये टॉक्सिसिटी दो तरह की हो सकती है। दिस टॉक्सिसिटी कुड बी रिलेटिव और दिस टॉक्सिसिटी कुड बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अच्छा भाई, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन को। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि देखो, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि टोटल टोटल टॉक्सिसिटी, यानी जो हमने बात की है कि वो सेल के लिए तो 100% टॉक्सिक है, लेकिन वो आपके जो ह्यूमन सेल्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, 0% टॉक्सिक है। ये कंडीशन तो हुई एब्सोल्यूट, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना अटल अटल चीज, बिल्कुल सॉलिड बात कि वो सेल को तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बैक्टीरियल सेल को, लेकिन ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। जबकि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि उसके रेफरेंस से, यानी अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें इन रिलेटिव टू, इन रेफरेंस टू ह्यूमन सेल, अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो वो बैक्टीरियल सेल के लिए तो टॉक्सिक है, लेकिन ह्यूमन सेल के लिए रिलेटिवली टॉक्सिक है। यानी रिलेटिवली का मतलब ये है कि कम टॉक्सिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0% उसकी टॉक्सिसिटी होगी। तो जनरली जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एब्सोल्युटली टॉक्सिक नहीं होती, बल्कि वो रिलेटिवली होती है। इसलिए बच्चों, कि आपको देखो कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप कोई भी ड्रग डिजाइन करें। अभी तक तो ऐसी आइडियल सिचुएशन हमारे पास है नहीं कि हम कोई भी ड्रग डिजाइन करें और वो बैक्टीरियल सेल को तो इंजर करे, लेकिन जिसके अंदर वो लोकेटेड है ह्यूमन सेल में उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। या यही प्रॉब्लम हमारे साथ कैंसर कीमोथेरेपी में आता है
कि हमारे पास ऐसी ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं जो कि कैंसरस सेल को तो डिस्ट्रॉय करें लेकिन ह्यूमन सेल को बिल्कुल भी ना करें, 0% टॉक्सिसिटी हो, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि इन एंटीबायोटिक्स के या एंटीनियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी मौजूद है। तो आपके पास जो ड्रग्स हैं वो रिलेटिव टॉक्सिसिटी शो करती हैं लेकिन एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी शो नहीं करती। कुछ ना कुछ ह्यूमन सेल्स पे उनका इफेक्ट होता है लेकिन रिलेटिवली कम है, और बैक्टीरियल सेल पर या कैंसर सेल पे सबसे ज्यादा। ये बात थी जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। और बच्चों कोई क्वेश्चन है किसी को? ये 2-3 बच्चे मुझसे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी क्लास को सब समझ भी समझ नहीं आ रहा। जी जी बोलिए। मैम आप जिस लिपिन कॉर्ड से पढ़ा रही हैं उसके मैम एडिशन बता दें आप। हाँ वो 6th एडिशन है ना जो मैंने LMS पे भी डाला था, 6th एडिशन है वो। ओके ठीक है, आप लोग कैटजंग से भी पढ़ सकते हो, कैटजंग में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन टाइम हमारे पास। मैम मेरे पास कैटजंग है तो मैं कैटजंग को फॉलो कर लूं? हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो। कैटजंग तो बहुत जबरदस्त बुक है भाई। ठीक है पर्सनली मैम, मुझे कैटजंग, बस ये मैम मैं उसी को करूंगी फिर। हाँ कैटजंग से कर लो। पर्सनली मुझे मतलब आई लव कैटजंग रियली, लेकिन मसला ये है कि इसमें जो आपके पास टाइम है वो बहुत कम है, सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं परेशान ना हो, इस वजह से मैंने कहा कि इनमें इलस्ट्रेशंस अच्छी हैं तो आप यहाँ से पढ़ लें। क्लास और कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके सही है, बाकी भी क्लास ठीक है। फिर मैं क्या क्लास को एंड करूं, सेशन को? जी मैम ठीक है। ओके मैम आप ये सब LMS पे जी जी हाँ खुशबख्त बोलो। मैम मैं पूछ रही हूँ आप ये जूम सेशंस और ये सब LMS पे अपलोड करेंगी? हाँ बिल्कुल करूंगी, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही करूंगी। एक्चुअली जो आपका अभी LMS है ना उसमें कुछ थोड़ा सा अभी वो अपडेट कर रहे हैं, उसको हो गया तकरीबन, लेकिन कुछ थोड़ी सी अपडेटिंग बाकी है, तो ये सब सारे लिंक मैं वहां पर डाल दूंगी। फिलहाल तो आप लोग अभी वो YouTube के चैनल से ये सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा मैम आप प्लीज 2 मिनट के लिए जो स्क्रीन शेयर आपने की हुई है इसमें जो हमारे टॉपिक्स वाला पोर्शन है उसको ऊपर करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगी। ये जी तुम्हें कौन सा वाला टॉपिक देखना अभी, मतलब नीचे टॉक्सिकोलॉजी का देखना? जी जी टॉक्सिकोलॉजी असाइनमेंट के टॉपिक है ना मैम, वो असल में मैंने सोचा मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ ताकि पता चल जाएगा सबको। ओके ओके। ये देखो अब नजर आ रहे हैं टॉक्सिकोलॉजी वाले? जी मैम दिख रहे हैं। जी जी ये मैं आप लोगों को शेयर भी ठीक कर है मैम। हो दूंगी LMS पे ना, ये आप लोगों का कोर्स कंटेंट शेयर भी कर दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक असाइनमेंट बच्चों सही है मैंने मैम आप ठीक है। लोगों को दिया था, व्हाट अबाउट दैट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैम को। बना लिया, वो वही बना लिया, LMS पे दे दें वो फिर हम शेयर कर देंगे। अच्छा वो आप लोगों ने मुझे 1 दिसंबर तक देना है, उसकी डेडलाइन 1 दिसंबर की है, और वो आप लोगों ने मैम वो सिर्फ। बना हुआ है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आप लोगों ने मुझे देना नहीं है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आप एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कंफ्यूज कर जाएंगे जब तक आप वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, वो आप लोग याद करना शुरू कर दें। ओके ठीक है, ओके ओके। ओके मैम। मरियम तुम्हें फिर क्लास का इशू तो नहीं हुआ? तुम्हें कुछ कहीं जाना भी था, बिजी थी तुम कहीं? जी मैम वो एक्चुअली जाना था तो अब बस आपकी जैसे सेशन एंड होगा तो मुझे निकलना है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ओके बच्चों फिर ठीक है मैम। मैं सेशन एंड कर रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके मैम। बाहर भी जाओ तो बहुत एहतियात से जाओ, मास्क वगैरह सब लगा के, पता है आजकल फिर जी केस जी ज्यादा जी हो जी रहे हैं। मैम। हाँ तो बच्चों अपना जी आप जी सब लोग ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटे। अल्लाह